उपनिवेशवाद आधुनिक भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम भारत के औपनिवेशिक अनुभवों के बारे में जानें और पहचानें। भारत में मतलब इंडिया में आधुनिक विचारों और सामाजिक आर्थिक संस्थाओं का प्रादुर्भाव औपनिवेशिकवाद की ही देन है। उपनिवेशवाद के प्रभाव स्वरूप ही भारत में आधुनिक विचार, राष्ट्रवाद तथा स्वतंत्रता से जुड़े मूल्यों, शासन को लागू किया गया है। इसी के तहत एक सरकार मतलब गवर्नमेंट और एक समान नागरिक और कानून लॉ संहिता संपूर्ण भारत में समान रूप से लागू की गई है। अल्पसंख्यक समूहों, दलितों, पिछड़ों वर्गों को कुछ अलग से सुविधाएं प्रदान की गई है, जिससे कि समाज के सही वर्गों को एक समान स्थिति में लाया जा सके। भारत में कुछ ऐसी दशाएं भी है जो समाज में विविधता को बढ़ावा देती है। भारत की समृद्ध संस्कृति, समानता, उदारता, नीतियों और कुछ एक विधि का शासन लागू होने के बावजूद भी स्वतंत्रता के पश्चात कुछ ऐसी दशाएं जैसे संकीर्ण सोच, आदहित और सर्वश्रेष्ठता के कारण देश में विभाजक प्रवृत्तियों का जन्म हुआ, जिसको बढ़ावा देने में क्षेत्रीय भाषाओं और जातीय मुद्दों के साथ साथ अल्पसंख्यक समूहों की कट्टरतावादी सोच प्रमुख रूप से सम्मिलित है। इन्हीं स्थितियों के कारण देश के अनेक राज्यों और नगरों में सांप्रदायिक हिंसा और जातीय भाषाई संघर्ष में वृद्धि हुई है। इस प्रकार की घटनाएं भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम काल में एक धब्बे की भ्रांति है एवं सामाजिक राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण पनप रही है। ये स्थितियां भारत की एकता और अखंडता के लिए एक चुनौती पूर्ण भरी हुई है। अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज अपनी विविधता में एकता और अखंडता, विविधता की युक्ति को बनाए रखना और भारतीय संविधान में प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में उन सभी बिंदुओं को रेखांकित किया गया है जो भारतीय समाज मतलब इंडियन सोसाइटी तथा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। इसके साथ ही भारतीय समाज की नैतिकता, आदर्श व मूल्य भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपनिवेशवाद, हम भारत के औपनिवेशिक अनुभवों के बारे में जानें, क्योंकि भारत में आधुनिक विचारों व सामाजिक आर्थिक संस्थाओं का प्रादुर्भाव औपनिवेशिकता की ही देन है। उपनिवेशवाद के प्रभाव स्वरूप ही भारत में मतलब इंडिया में आधुनिक विचार, उदारवाद और स्वतंत्रता से जुड़े हुए मूल्यों, मूल्य मतलब वैल्यू शासन को लागू किया गया है। इसी के तहत एक सरकार और एक समान नागरिक और कानून संहिता संपूर्ण भारत में, संपूर्ण इंडिया में समान रूप से लागू की गई है। इसके विपरीत भारत में मतलब इंडिया में कुछ ऐसी दशाएं भी है जो समाज में विविधता को बढ़ावा देती है। भारत की समृद्ध संस्कृति मतलब कल्चर, समानतावादी नीतियों और एक विधि का शासन लागू होने के बावजूद भी स्वतंत्रता के पश्चात कुछ ऐसी दशाएं जैसे संकीर्ण सोच, आदहित और सर्वश्रेष्ठता के बावजूद भी कट्टरतावादी सोच प्रमुख रूप से सम्मिलित है। इन्हीं स्थितियों के कारण देश के अनेक राज्यों और नगरों में सांप्रदायिक हिंसा और जातीय भाषाई संघर्ष में वृद्धि हुई है और भारत की अखंडता और एकता में बहुत दिनों से जो भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप यूरोपीय व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। धन की बहुलता एवं स्वतंत्र राज्यों के उदय ने
उद्योगों का बढ़ावा दिया है। परिणामतः यूरोपीय देशों में कई नवीन उद्योग स्थापित हुए। ईसाई धर्म प्रचारक भी धर्म प्रचार हेतु नए खोजे हुए देशों में जाने लगे। इस प्रकार अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए धर्म प्रचार आदि के लिए यूरोपीय देश उपनिवेशवाद की स्थापना की और इस प्रकार यूरोप में उपनिवेशवाद का आरंभ हुआ, मतलब शुरुआत हुआ। यानी उपनिवेशवाद की शुरुआत यूरोप में हुआ है। उपनिवेशवाद का अर्थ यानी सामान्य अर्थ में उपनिवेशवाद से अर्थ यह निकाला जाता है कि किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करने से है। उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता एक विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है। आर्गनस्की के अनुसार वे सभी क्षेत्र उपनिवेशवाद के तहत आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित हैं, उसके अधीन हैं एवं जिनके निवासियों को पूरे राजनीतिक पॉलिटिकल अधिकार प्राप्त नहीं है। वस्तुतः हम किसी शक्तिशाली राष्ट्र बलशाली राष्ट्र द्वारा निहित स्वार्थ वंश किसी निर्बल राष्ट्र मतलब कमजोर राष्ट्र के शोषण को उपनिवेशवाद कहते हैं। अन्य अर्थ में एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन को उपनिवेशवाद कहा जाता है। दबाना दूसरे को, कमजोर को, बलशाली देश कमजोर देश को दबाता है, उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। जेन हॉब्सन ने उपनिवेशवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मतलब जे.एस. हॉब्सन ने उपनिवेशवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है, क्या लिखा है? उपनिवेशवाद किसी विदेशी शासन द्वारा अपनी राष्ट्रीयता का दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार प्रसार करना है जिससे कि उस क्षेत्र के लोग अपनी सभ्यता मतलब कल्चर मूल्यों को, वैल्यू को विदेशी शासन के परिवेश में स्थापित करने लगे। इस प्रकार उपनिवेशवाद वह स्थिति है जिसमें एक राष्ट्र या राज्य पर शासन किसी विदेशी सरकार द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है। उपनिवेशवादी शासन का प्रमुख उद्देश्य उपनिवेशिक राज्य की संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति को अपने हाथ में केंद्रित कर लेना है। उपनिवेशवाद के तत्व मतलब एलिमेंट्स क्या क्या इसके तत्व हैं? उपनिवेशवाद के प्रसार में प्रमुख तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। कौन कौन है? फर्स्ट पॉइंट साम्राज्यवादी सोच। दूसरा पॉइंट प्राकृतिक व मानव संसाधनों का दोहन मतलब किसी को दबाना, शोषण करना। तीसरा पॉइंट मानवाधिकारों का हनन। चौथा पॉइंट धर्म का प्रचार प्रसार। पांचवा पॉइंट अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। अब आइए उपनिवेशवाद और भारत के बारे में बताएंगे। अब मतलब भारत पर अनेक विदेशी समूहों द्वारा शासन किया गया, परंतु ब्रिटेन द्वारा किया गया औपनिवेशिक शासन अन्य शासनों से अधिक प्रभावशाली रहा है। भारत में मतलब इंडिया में ब्रिटिश शासन उपनिवेशवाद पूंजीवाद व्यवस्था पर आधारित था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने पूंजीवाद प्रवृत्ति के कारण भारत मतलब इंडिया, हमारा इंडिया, भारत के प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, धन संपदा, वन आदि पर कब्जा करने के साथ साथ कृषि भूमि को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप भारत में मतलब इंडिया में औपनिवेशिक हरण और पतन की स्थिति पैदा हुई। इसके कारण भारत में पुराने व परंपरागत औद्योगिक व नगरीय केंद्रों का भी पतन हुआ। इस दौरान औपनिवेशिक काल के नगरीकरण में प्राचीन शहरों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। यानी पुराने शहर था उसका अस्तित्व समाप्त हो गया।
जैसे कोई चीज नया जन्म लेता है, पुराना खत्म हो जाता है, इस प्रकार ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रभाव स्वामित्व, कृषि, उद्योग व प्राकृतिक संसाधनों की दोहन से मुक्त हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद ने भारत को न केवल आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर किया, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अपूरणीय क्षति पहुंची है।